नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और देख रहे हैं आप बजट स्पेशल में हम आम बजट 2022-23 की चर्चा करेंगे और इसी के साथ हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम व्यापार उद्योग को लेकर के चर्चा करेंगे। पिछले बजट मोदी सरकार के कैसे रहे और ये दूसरा बजट होगा जब निर्मला सीतारमण को कोरोना का सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से पूरी दुनिया कोरोना से प्रभावित है, तो भारतीय इकोनॉमी उस पर भी काफी व्यापक असर पड़ा है। इसी के बीच आपको विकास की राह भी तलाशनी है, आमजन को संतुष्ट भी करना है और जो वादे हैं आपके वह भी पूरे करने हैं। ये बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी होगी, लेकिन चलिए रास्ता क्या निकलता है ये 1 फरवरी को आने वाले बजट से साफ होगा। लेकिन फिलहाल हम चर्चा करेंगे कि अब तक के बजट को लेकर के सरकार का रुख कैसा रहा है और मध्यम वर्ग जिसको लेकर के मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ये माना जा रहा था कि जो बूस्टर डोज मिलनी चाहिए थी उस वक्त तो नहीं मिल पाई, लेकिन अब ये चले कोरोना काल में एक उम्मीद है हर वर्ग को कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जा रही है। उसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी देश की वित्त मंत्री बूस्टर डोज देंगे। तो चलिए इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ अरुण अग्रवाल साहब राजस्थान 40 के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और व्यापारी सीताराम अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद से भाजपा प्रवक्ता शैलेश परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है 2022-23 का बजट, क्योंकि व्यापारी का यह कहना है कि कोरोना ने कमर तोड़ दी, लेकिन अब कमर के छल्ले ठीक से रहे, ये निर्मला सीतारमण जी की ओर देखे जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद है? देखिए, व्यापार उद्योग जगत को इस बजट से काफी उम्मीद है। जैसा सब जानते हैं, पिछले 2 साल से लगातार कोरोना के कारण व्यापार उद्योग के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और विशेषकर मैं एमएसएमई सेक्टर की बात करूंगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पिछले लगातार 5 साल से जो बजट आ रहा है वो बड़े उद्योगों को आज के जो बजट पेश करते हैं उसमें अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और अमीर हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी देश की आज की स्थिति सोचनी हो गई है। ऐसे में जो बजट पेश करें, क्योंकि एमएसएमई रीढ़ की हड्डी होती है, एमएसएमई से ही पूरे जीडीपी का 40% निर्धारित होता है, एमएसएमई से ही रोजगार का सृजन होता है और इस तरह एमएसएमई के ऊपर केंद्रित करके छोटे उद्योग धंधों को ध्यान में रखते हुए छोटे उद्योग धंधे पनकेंगे तो निश्चित रूप से देश की आर्थिक प्रगति होगी। देश की प्रगति होगी तो देश का विकास निश्चित रूप से होगा। मैं जैसा अभी हमको आशा, आप बोले कि सेंट्रल बजट में क्या है, एक तो सीमा शुल्क पिछले मुकदमे जो काफी पेंडिंग चल रहे हैं, जैसे आयकर के लिए विवाद से विवाद बीएसपी आया था और हमारे जीएसटी में जो सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना 2019 SVLDRS आया था, उसी तर्ज पर सीमा शुल्क के जो पुराने विवाद हैं कि अब सीमा शुल्क हट चुका है। ऐसे में तो मोटा मोटी हट चुका है जीएसटी लगने के बाद, तो सीमा कुछ सेक्टर में है अभी भी, तो ये सीमा शुल्क के मुकदमों को दूर करने के लिए सरकार एकमुश्त निपटार योजना के लिए विचार करके कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम है। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो आज उसको बढ़ाने की महती आवश्यकता है। उससे 80C 80D और ये जो 1.5 लाख रुपए की छूट है मात्र, ये 1.5 लाख रुपया ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तीसरी बात, ये मेडिकल इंश्योरेंस और ये जो इंश्योरेंस की जो छूट है मात्र 25,000 रुपया है। आप और मैं सभी जानते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस कहीं भी कराने जाएंगे 25,000 रुपया आजकल 40,000 50,000 रुपया मामूली प्रीमियम हर आदमी के लिए, क्योंकि हर आदमी, हर नागरिक जो भी थोड़ा भी मिडिलमैन है, व्यापारी है, समझदार है, वो चाहता है कि मैं प्रीमियम तो साल में एक बार अच्छा दूं जिससे कहीं भी कोई तकलीफ हो। आज ये कोरोना का काला लगा गया, इस कोरोना की तीसरी ओमिक्रॉन लहर जो चल गई, और इसके बाद कल मैं सुन रहा था कि चाइना के वुहान में एक नया नियोन कोई वो आ गया, वेरिएंट आ गया, जिसमें बोलते हैं कि अभी तो जानवरों में है और ये आदमियों में फैलने में टाइम मिलेगा। उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि हर 3 में से एक आदमी वो अफ्रीका में ऑलरेडी आ चुका है वो। ऐसे में तो निश्चित रूप से अभी ये हमको कोरोना काल में ही जीना पड़ेगा, कोरोना के समय में। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, आपके जन टीवी चूंकि हमेशा अच्छे मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दों को उठाता है, जीएसटी में सेवा प्रदाताओं को 20 लाख रुपया की छूट दी गई है।
जबकि माल आपूर्तिकर्ताओं को 40 लाख रुपया छूट है। कोरोना काल में सर्विस इंडस्ट्री ज्यादा चली है, हॉस्पिटल ज्यादा चले हैं, ऐसे में इसको डिफरेंस क्यों रखा गया है 20 लाख और 40 लाख? इसको सबको बढ़ा के मैं बोलूं तो आप ये बोलना चाहूंगा 40 लाख नहीं, सबको 50 लाख रुपया तक की छूट देनी चाहिए, क्योंकि आज का जो वर्तमान युग अपने देखते हैं उसके तहत निश्चित रूप से 40 से 50 लाख रुपया तक की छूट होगी। तो ये छोटे व्यापारी जो आज गांव में, देहात में, तहसील में जो धंधे करते हैं छोटे छोटे, उनको कहाँ मालूम जीएसटी की इतनी पेचीदगियां है, रजिस्ट्रेशन की पेचीदगियां, रिफंड की पेचीदगियां, मिसमैच की। आज तक 4-4.5 साल हो गए जीएसटी का, वन नेशन वन टैक्स का जो फार्मूला था वो आज तक कार्यगर, जबकि हजारों की तादाद में अमेंडमेंट हो चुके हैं। ऐसे में इनको जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल को लाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये पेट्रोल डीजल, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, जयपुर की बात करूंगा, आसपास के स्टेट में कुछ कम रेट होने के कारण लोग वहां से भरा के ले आते। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को वन नेशन वन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी करनी चाहिए इनको। मकानों के ऊपर इनको जो 45 लाख तक की छूट है उसको बढ़ा के 75 लाख रुपया का एक स्लैब और करनी चाहिए, जिससे मकानों में छूट बढ़े। इसी तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर सरकार ऐसे रास्ते खोलेगी जिससे डिमांड बढ़ सके तो सप्लाई को काफी सहयोग मिल पाएगा, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा, आपके पास में क्रय करने की शक्ति नहीं होगी, तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, और उसके बाद ही कुछ रास्ते खुलेंगे। चलिए सीताराम जी के पास में मैं जाना चाहूंगा। सर, बजट बहुत नजदीक से देखते हैं, आपका जो संगठन जिससे नेशनल उसमें आप जुड़े हुए हैं, वो जब भी कभी यूनियन बजट आता है तो उससे प्री टॉक्स में आपकी जो संगठन है वो शामिल भी होता है। किस तरह की उम्मीद की जा सकती है इस बजट से, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का बजट होगा ये, इस पे कोरोना का साया साफ दिखाई दे सकता है। म्यूट है सीताराम जी का, आवाज नहीं आ रही। जी सीताराम जी, अनम्यूट करो भाई जी, अध्यक्ष महोदय जी। चलिए मैं आऊंगा, मैं सीताराम जी के पास में। सीताराम जी, आप क्या से आवाज नहीं आ रही है, मैं लौटूंगा आपके पास में, जब तक शैलेश परमार जी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं, भाजपा नेता हैं। शैलेश जी, देखिए आप पार्टी प्रवक्ता हैं, लेकिन आप जिस शहर से, जिस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, वो इंडस्ट्री से और एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों से काफी जुड़ा हुआ है, तो वहां व्यापारियों से चर्चा होती होगी। किस तरह की उम्मीद की जा रही है इस बजट से? जी हाँ, पहले तो जन टीवी और जन टीवी के दर्शकों को मैं अभिनंदन देना चाहूंगा कि इस प्रकार की डिबेट की चर्चा में आपने भाग लिया है। मैं 2021-22 में जो बजट था वो भी पेपरलेस बजट था, वो भी हमने माना। ये डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो डिजिटलाइजेशन के हिसाब से चलेंगे। बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली में 2,23,846 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया था, और जबकि 2020-21 में 94,452 करोड़ रुपए था, तो 137% वृद्धि को दर्शाता है। ये जो 137 जो वृद्धि दिखाई गई है, वैसे ही अभी जो ये बजट है उसको भी स्वास्थ्य के नजरिए से देखना पड़ेगा, कृषि के नजरिए से, एग्रीकल्चर के नजरिए से भी देखना पड़ेगा, और कोऑपरेटिव सेक्टर जो हमारा है, और खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब में जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। मगर ये कोरोना का काल है, तो कोरोना काल में पहले तो माना ने कि राइट फॉर एजुकेशन, राइट फॉर हेल्थ, राइट फॉर बजट, ये सब बातें हैं ना, उसको ध्यान में रख के बजट बनाएंगे। मगर मुझे लग रहा है कि इस साल का जो बजट है, तो बजट में जो प्रावधान जो होना चाहिए वो तो बात की बात है, मगर जो पिछले साल का बजट था उस बजट में हमारे जो आदरणीय वैश्विक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी कहते ही है कि बजट में जो प्रावधान किया है, जो हमने बोले हैं, जो हम बोल रहे हैं कि इतना इतना होगा, ये होगा, मगर साल के अंत में देखा जाए तो इसमें कुछ ज्यादातर काम नहीं हुआ लगता है। तो इस साल क्या हुआ था, जब से 2014 से नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली सरकार आई है, तब से बजट में प्रावधान जो किया गया है उसको पहले से ही कैलेंडर वाइज, ये ईयरली कैलेंडर के माध्यम से ही उसको जाना जाएगा, और कब क्या काम करना है, बजट में जो प्रावधान किया गया है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी ऑफिसरों के ऊपर और बजट की कमेटी है उसके ऊपर किया जाएगा। मुझे अनुराग ठाकुर जी और निर्मला सीतारामन, ये दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है
कि ये जो सामान्य नागरिक का बजट होगा, ये किसान का बजट होगा, ये व्यापारियों का बजट होगा, ये कोऑपरेटिव सेक्टर से लेके पूरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी अच्छी बात और अच्छे प्रावधान लेकर ये बजट आएगा, ये सब मुझे पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल, चलिए, भरोसे और उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है। सीताराम जी, आप तक आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं सीताराम जी? सीताराम जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? चलिए, सीताराम जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस अरुण जी का रुख करना चाहूंगा। अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। निश्चित रूप से पिछला बजट भी 2.38 लाख करोड़ यानी कि 137% मेडिकल एंड हेल्थ का बजट बढ़ा। उसमें निश्चित रूप से मेडिकल से जुड़ी जो इंडस्ट्री हैं वो, और अब एक नई जो चर्चाएं हैं और नई चीजें जो हैं, सर्विस सेक्टर, उसको लेकर के भी काफी एक नया इनोवेशन होगा। सर्विस सेक्टर रहा हमेशा से है, लेकिन अभी ये कहा जाता है कि सर्विस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए ताकि एमएसएमई के साथ साथ वो एक पैरेलल एक स्टेज खड़ा हो सके। तो इस और कुछ ध्यान है सरकार का? लगता है आपको ऐसी बातों से कि कुछ सरकार इस पे फोकस कर सकती है? निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा। हाँ, मैं चलिए अरुण जी आऊंगा। सीताराम जी आवाज हम तक पहुंच रही है। सीताराम जी से मैं एक बार जुड़ जाता हूं। सीताराम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, बजट से जी हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट की। तो यूनियन बजट से व्यापार उद्योग को किस तरह की उम्मीद है? अरे सलमान, आता है ना आपकी आवाज नहीं आ रही सर, हमारे तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सीताराम जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बीच में आई थोड़ी आवाज, उसके बाद चली गई। तो जैसे आवाज आती है मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। मैं जब तक अरुण जी का रुख करना चाहूंगा। जी अरुण जी, सर्विस सेक्टर को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, जैसा अभी शैलेश भाई बोल रहे थे, देश का पहला पेपरलेस बजट पिछले साल पेश किया गया और वो भी मेड इन इंडिया टैबलेट पर पढ़ा गया। ये वास्तव में काबिले तारीफ है। इसको हमारे मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ने का है। लेकिन खाली मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बोलने से नहीं होगा। इसके लिए हमको जड़ों तक जाना होगा। हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने पड़ेंगे। और हम जो कोई यूनिट लाते हैं, आज चाइना जो पूरा मार्केट को कवर कर रखा है, ऐसे में हमको जैसे टीवी बनाते हैं यहाँ, तो टीवी के कंपोनेंट, एंसिलरी पार्ट्स, रिमोट, सेल तक हमको, आईसी तक हमको यहाँ डेवलप करना पड़ेगा। खिलौने हैं, दवाइयां हैं, तब वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का सपना और हमारा देश का विकास, इसमें होने में कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि वो कर दिए और तभी वो $5 ट्रिलियन का सपना पूरा हो पाएगा। तभी $5 ट्रिलियन का सपना पूरा होगा और इससे देश के रोजगार मिलेगा। देश के छोटे छोटे उद्यमियों को, मेरी वही बात है, जब तक छोटे छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखकर पॉलिसी और बजट नहीं बनाया जाएगा, जब तक ये क्या ऊपर वाले ऊपर बढ़ते जाते हैं, नीचे वाले नीचे होते जाते हैं। इसको ऐसा बजट देना होगा इस कोरोना काल में, विशेषकर जहाँ कोरोना की महामारी चल रही है, व्यापार उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। ऐसे में कारपोरेट, कृषि, स्वास्थ्य, तो पिछले बजट में भी काफी जोर दिया गया, सब पर जोर देकर लोन पर ब्याज की छूट का 1.5 लाख का, इसको मैं 2.5 लाख में मांग करूंगा कि इसको जो 1.5 लाख की लिमिट 1 साल बढ़ाई गई थी, इसको पूरा बढ़ाया जाए। और जो छूटे कोरोना के कारण प्रदान की गई थी लोगों को करते हुए, सर्विस सेक्टर की जो बात कर रहे हैं आप, मैं पहले ही बोला था, इसको 20 लाख से बढ़ाकर जीएसटी की लिमिट को 40 लाख रुपया इमीडिएट कर देना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। सीताराम जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। मैं एक बात समझना चाहूंगा कि बीजेपी का लगातार यह दावा रहा पिछले बजट की, अगर हम बात करें 1 फरवरी को जब बजट आया था, 2 फरवरी को सभी पेपर साइट सब में यही था कि मार्केट झूमा, सेंसेक्स में काफी इजाफा था और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लेकर जब पॉलिसी की बात आ रही थी तो ये कहा जा रहा था कि सरकार पूरे विजन पे चल रही है और इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन चलिए, इस दौरान यानी कि बजट के ठीक 2 महीने बाद ही कोरोना की सेकंड वेव आई और उसके चलते बहुत बड़ी तबाही का सामना देश को नहीं पूरी दुनिया को करना पड़ा। तो ये इस बार कह सकते हैं कि कुछ सरकार को इस पर विचार करते हुए व्यापार उद्योग को पटरी पर लेके आएंगे, तभी एक बड़े एम्प्लॉयर के रूप में वो साबित हो पाएंगे और रोजगार दे पाएंगे। तो उस दिशा में कुछ उम्मीद है कि हाँ, सरकार को ये सब कुछ करना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर के ऊपर बजट से बहुत आशाएं हैं और विशेष तौर के ऊपर उद्योग और व्यापार जगत को बहुत आशाएं होती।
और एमएसएमई सेक्टर ऐसा है जो सरकार के ऊपर उसकी बैसाखी सरकार है और आज जीडीपी का बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कोविड आया, कोविड राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में आया और विश्व के कोविड ने ओनली उद्योग व्यापार को ही नहीं, सरकारों को भी तबाह कर दिया, आदमियों की भी बहुत क्षति हुई। निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए अभिशाप रहा कि 1 साल से हम कोविड में सफर कर रहे हैं और अब दोबारा अभी कोविड ही चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता है, उद्योग और व्यापार जगत है, बजट से आशाएं करती है और आशाएं इसलिए करती है कि और कहां जाएगी। निश्चित तौर के ऊपर भारत सरकार की अनाउंस है कि किसान की आय डबल करेंगे, छोटे व्यापारी एमएसएमई को हम बढ़ावा देंगे, स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। हर चीज के ऊपर आदमी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, गृहिणी उम्मीद लगाए बैठी है महंगाई को रोक कम करने के लिए। आज किचन इतनी महंगी हो गई जिसकी हर आदमी का बजट बिगड़ गया। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, हर आदमी का बजट बिगड़ गया। निश्चित तौर पे आज भारत का हर नागरिक, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो सर्विस क्लास है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे आम आदमी, चाहे किसान है, वो एक उम्मीद से देख रहा है कि आने वाला 1 फरवरी का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी देंगी, उसके अंदर एक तो इनकम टैक्स की रिबेट बढ़ने की उम्मीद कर रहा है कि भाई इनकम टैक्स की रिबेट बढ़नी चाहिए। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो जीएसटी लगाया हम लोगों ने पूरे भारत के अंदर, स्टेट जीएसटी काउंसिल को भी हमने रिप्रेजेंट किया है और ऑल फाइनेंस मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से संबंध किया है। स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग स्क्रैप परचेज करते हैं जी। स्क्रैप का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि उसके बिल जनरेट हो सके और यूनियन फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने माना है हमारी बात। हमारी पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की इंडस्ट्रीज, फर्नेस इंडस्ट्रीज तबाह हो गई क्योंकि ये गांव से चुन चुन के लेके आते हैं, फिर कस्बे में लाते हैं, कस्बे से दूसरे कस्बे में जाता है, फिर जिले में जाता है, जिले से स्टेट पे आता है और वहां से पता नहीं कौन सा बिल लगा के लाते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारे पास जो माल आता है वो बिल सहित आता है। 2 साल के बाद में जीएसटी वाले कहते हैं कि ये बोगस बिल था, उसका ब्याज पेनल्टी, एक तो हम 18% दे चुके उसको, तो हमने कहा कि ये बोगस बिल भी रुक जाएंगे और एक काम करो कि जो माल आ रहा है उसकी जिम्मेदारी हम इंडस्ट्रीज के ऊपर डाल दो, रिवर्स मैकेनिज्म चार्ज जो है वो आप हमको दे दीजिए, हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो निश्चित तौर पे इस बजट के अंदर ये हम उम्मीद करते हैं माननीय वित्त मंत्री जी से कि वो इस इंडस्ट्रीज को ये लाभ दे। दूसरा, ये कौन सा न्याय आ गया कि हमने जहां से परचेज किया अगर वो टैक्स नहीं जमा कराता है, जीएसटी नहीं जमा कराता है, तो हम क्रेडिट नहीं ले सकते। भाई उसको रजिस्ट्रेशन किसने दिया? सरकार ने दिया। उसको डील कौन कर रही है? सरकार कर रही है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी नहीं है। अभी मैंने गुजरात से मेरा रॉ मटेरियल परचेज किया और गुजरात वाले ने टैक्स जमा नहीं करवाया 4 महीने का और वो भाग गया। यहां पे हम उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते। ये एक तरह का व्यापारी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। भाई हमने जीएसटी पेमेंट कर दिया, उसकी बाकायदा बैंक एक्सेप्टेंस है, बैंक रिसिप्ट है और आपने उस आदमी को टैक्स कलेक्टर बनाया है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो आदमी। तो एक्चुअली व्यापार की जो समस्याएं हैं ना, ये बहुत भयंकर समस्याएं हैं। निश्चित तौर के ऊपर महंगाई आज एक मतलब इतनी बड़ी समस्या है आम आदमी के लिए, तो आज हर आदमी चाहेगा। मैं एक बात जानना चाहूंगा आप लोगों से। उस वक्त निर्मला जी ने ये बात कही थी आफ्टर बजट, जब ब्रीफिंग चल रही थी, कि हमारे इस विजन से मार्केट में पैसा आएगा, थोड़ी महंगाई का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आम आदमी की क्रय करने की शक्ति बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और वही हम बैलेंस करना चाहते हैं। तो क्या वास्तव में उस दिशा में हम कह सकते हैं कि कहां से बढ़ेगा? एक बात बताइए, सर्विस क्लास उसी सैलरी पे चल रहा है, किसान की हालत आत्महत्या की है, व्यापारी धीरे धीरे कम होता रहा है। अभी अरुण जी ने एक बात कही कि इन पैसे वाला बढ़ता जा रहा है और भारत में गरीब बढ़ता जा रहा है। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, भारत सरकार को भी स्वीकार करना पड़ेगा, राजस्थान सरकार को भी स्वीकार करना पड़ेगा। निश्चित तौर के ऊपर गरीब को ध्यान में रखते हुए आज एजुकेशन है इतनी महंगी हो गई, आय के साधन क्या बढ़ाए? भाई पैसा जब आएगा जब आय के साधन बढ़ेंगे। मुझे ये बताइए कि आय के साधन कहां से बढ़े? या तो नौकरियां बढ़ी हो, या व्यापार बढ़ा हो,
या और कोई चीज किसान एग्रो मतलब वो बढ़ी हो, तो आज पैसा आएगा कहां से? हम लोन लेकर के हम अपने ऐश पूरे कर रहे हैं, तो ये तो कोई समाधान नहीं हुआ। जी बिल्कुल। चलिए मैं शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए बहुत ही लॉजिकली बात कर रहे हैं, हमारे साथ दो साथी आपके अलावा जो बैठे हुए हैं। दो बातें आती हैं कि एक तो आम आदमी को एक इन्वेस्ट करना चाहता है, जो पैसे निकालना चाहता है अपने पास से, क्योंकि नोटबंदी के बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आई है लोगों के सामने कि जो जमा पूंजी थी, यानी कि हमारे इंटरनल सिस्टम होता है घरों में, खासकर महिलाओं के पास में, आदमी के पास में कुछ छोटा मोटा पैसा, पूरे देश की एक फितरत है ये लोगों में सेविंग की, कि घर में भी अपना ये म्यूचुअल फंड्स, और ये तो एक अलग बात है, अपने कोई पोर्टली में दबा के रखता है कोई, क्योंकि उस समय बड़ी रोचक कहानियां निकल करके आ रही थी जब नोटबंदी की गई थी। तो यहाँ एटीसी की बात की जा रही है, इनकम टैक्स में रिबेट की बात की जा रही है, हाउसिंग लोन में उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। व्यापारी को यह लगता है कि सरकार के स्तर पर, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारी सरकारों का एक दुर्भाग्य ये भी है, सौभाग्य भी है। सौभाग्य यह है कि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स उनके पास में हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस चैन से बाहर जब जनता के बीच से चुन करके जाते हैं तो उस वक्त तक तो ठीक रहते हैं कि हाँ जनता की प्रॉब्लम है, हमने आइडेंटिफाई की है, जब हमें सत्ता में कुछ करने का वक्त मिलेगा जरूर करेंगे, लेकिन उस वक्त भूल जाते हैं, वो इस नेक्सस में ऐसे फंस जाते हैं और ब्यूरोक्रेट्स वो धरातल पे आने ही नहीं देते हैं कि जो जिस रास्ते से हम निकल करके आए हो वहां से बाहर जाकर के यहाँ चढ़ना है। और पूरा बजट ये डिपेंड करता है उसी सारी जो हलचल है उसी के ऊपर। हमारे सीताराम जी बैठे, अरुण जी बैठे, कितनी बार यूनियन बजट को लेके अलग अलग सरकारों के टाइम पर दिल्ली में इन लोगों ने, इनके डेलीगेशन ने प्री टॉक्स में चर्चाएं की हैं, बताई भी है, लेकिन जब बजट देखते हैं तो मायूसियत लगती है कि यार ये सब कुछ बताए थे, फाइनेंस मिनिस्टर ने, उनकी टीम ने सुना था, लेकिन ये तो सब कुछ है ही नहीं। ये केवल राजस्थान के व्यापारियों की बात नहीं, पूरे देश के व्यापारियों की बात है। तो आपको लगता है कि सरकार के स्तर पे बहुत सहजता के साथ में हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट्स में, यूनियन गवर्नमेंट में बना रखा है, लेकिन उसके हर्डल्स देखते हैं। जीएसटी की बात बता रहे हैं, स्क्रैप को लेकर के जो परेशानी आ रही है, सोना पे हमारे गोल्ड, एक ज्वेलरी का एक अलग एक इंडस्ट्री बनी हुई है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, लेकिन उस पर काफी इस तरह की परेशानी है, लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं किया जा रहा। लगता है आपको कि हाँ ये वक्त है, इस पर सुना जाना चाहिए? जी बहुत अच्छी बात की आपने। मैं ये बजट के बारे में कहूँ तो हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारामन, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, वो अच्छी तरह बजट देगी। वो ये बात में डंके की चोट पर कहूंगा। और मैं ये भी कहूंगा कि पिछले साल जो 2020-21 का बजट था, उसमें जल जीवन मिशन, वो नल से जल, हर घर जल जो कार्यक्रम था, उसके तहत 2 करोड़ और 86 लाख परिवार को नल से जल मिला था। ये स्वच्छ भारत अभियान आप ले लो तो 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन किया गया था। ये सब छोटी छोटी बातें नहीं होती। शैलेश जी, ये सारे पॉइंट्स हम स्क्रीन पे चला रहे हैं। निश्चित रूप से गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है, जनता के लिए बजट लेके आती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ खामियां रहती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति अपनी डिमांड करता है। जो हम चर्चा कर रहे हैं वो डिमांड को बेस बना करके कर रहे हैं कि अगर सरकार ये थोड़ी सहजता के साथ है तो कमर नहीं टूटेगी। क्योंकि एक बड़ा सर्वे आया अभी आपके बजट से ठीक पहले, 10 दिन पहले एक सर्वे आया है कि जिनके पास पैसा था उसकी पूंजी में 23 से 25% तक इजाफा हुआ है, और जिनके पास में पैसा था, मध्यम वर्ग, वो गरीब होता चला गया है। करोड़ों की संख्या में इजाफा हो गया इधर। तो एक ये गैप, जो बिल्कुल गैप आ रहा है, मैं शैलेश जी उसकी बात कर रहा हूं। मैं 30 सेकंड में आपको जवाब चाहूंगा, उसको कैसे खत्म किया जाए। मैं भी जन टीवी के माध्यम से यही बात कहना चाह रहा हूं, मगर आपने बीच में से ही काट दिया। जो 2022 का यूनियन बजट जो है, जो हमारे निर्मला सीतारामन जी देने जा रहे, पेपरलेस के साथ साथ उसको हेल्थ से भी देखा जाएगा। मैं अभी आपने बोला कि कोई गरीब होता जा रहा है, कोई अमीर होता जा रहा है, ये अनबैलेंस होता है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मिस्टेक भी होगी, मगर पिछली बार जो मिस्टेक हुई है वो इस बार नहीं न हो, ऐसा भी करना चाहिए। और हमें आत्मनिर्भर इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसीलिए कि विदेशों में यहाँ से हम कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे जो व्यापारी है यहाँ से कुछ बना के एक्सपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट जितना कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारा जो रुपया है
वो सोने की तरह बढ़ेगा। जो बढ़ेगा तो हमारा विदेशों में भी हमारी डिमांड होगी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, ये मैं माफी रोजगारी चाहूंगा, मिलने शैलेश की जी, बाबत है। रोकना चाहूंगा। जो शैलेश जी, जो समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, हमने व्यापार उद्योग को टच करने की कोशिश की है, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। सीताराम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा यहाँ। और चलिए, व्यापार उद्योग में बजट को लेकर के हमने जो चर्चा करी उसमें इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बजट स्पेशल में दीजिए मुझे इजाजत।